हेलो गाइस, वेलकम चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपने हमारा नेक्स्ट वीडियो डेट फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। तो गाइस अपन ने ना फार्माकोकाइनेटिक्स देखा, ठीक है ना। ठीक है, दो चीज होती है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। अपन फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अपन को पता है, अपन को देखना है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अपन ने लास्ट वीडियो में एब्जॉर्प्शन समझा था, ठीक है। अब आप देखोगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो एब्जॉर्प्शन या ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है तुम्हें, अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको पता हो कि कौन से फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में समझाया ना कि ये चीज, ये वो फंडामेंटल चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप देखना फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन फटाफट कर लोगे, ठीक है। और अगर कोई अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, डायरेक्टली इसी वीडियो को देख रहा है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं छोटे छोटे रिवीजन देता रहूंगा कि कैसे कैसे ये फैक्टर अफेक्ट करता है इस ड्रग एब्जॉर्प्शन को। करेक्ट, स्टार्ट करते हैं यार कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या क्या है, ठीक है। मैं ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले यार एक्वेस सॉल्युबिलिटी समझो भाई। कोई भी जो ड्रग है, एक्वेस सोल्युबिलिटी, कोई भी ड्रग है अगर वो पानी में अच्छी घुल जाती है ना, तो इसका मतलब वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई ड्रग ही आप वाटरी सोल्यूशन की तरह दे रहे हो तो एब्जॉर्ब फास्ट हो जाएगी। और मान लो कोई वाटर सोल्यूबल ड्रग नहीं है तो फिर डिसाइड होता है कि जैसे जैसे वो डिसोल्यूशन करेगी वैसे वैसे एब्जॉर्ब होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कीटोकोनाजोल है, ठीक है, तो वो डिजोल्व होता है लो पीएच पे, ठीक है ना। तो जैसे ही एसिडिक पीएच मिलेगा तो वो डिजोल्व होगी, ठीक है, और फिर फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगी। अदरवाइज आप वाटर में सॉल्युबल करके भी ड्रग्स दे सकते हो, ठीक है। दूसरा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं वाटर सोल्यूबल की, तो ये एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। जितनी ज्यादा एक्वस सोल्यूबिलिटी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन की बात करें, ठीक है, तो कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, एब्जॉर्प्शन से। भाई अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे कि मान लो ये यहाँ से ड्रग को जाना है, तो अगर आप यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एब्जॉर्ब जल्दी जल्दी होगी, समझ रहे हो, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। ग्रेट। तीसरा पॉइंट, तीसरा फैक्टर एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, ठीक है ना। भाई ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे कि भाई अब जैसे मान लो एक ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब हो सकती है, एक ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो सकती है। तो इंटेस्टाइन से जल्दी एब्जॉर्ब हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है ना, समझ में आ रही? क्योंकि वहां पे क्या है, विलाई। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट, वेस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस। भाई ये वापस इसका रिलेवेंस कंसंट्रेशन जैसा ही है, लाइक इसका लॉजिक वही है। मान लो कोई ड्रग है जो आपने ज्यादा दी, तो ये अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहेगी तो जल्दी जल्दी, मैंने आपको बताया ना मोस्ट कॉमन एब्जॉर्प्शन का मेथड कौन सा है, पैसिव डिफ्यूजन, है ना, सिंपल डिफ्यूजन। तो मान लो यहाँ पे है अपना वेस्कुलरिटी, भाई इस एरिया की वेस्कुलरिटी ज्यादा है, तो ये ड्रग जल्दी जल्दी सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी और यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ कम होगा तो वापस से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा ही रहेगा, तो और ड्रग एब्जॉर्ब होगी, समझ लो। तो जितना ज्यादा वेस्कुलर होगा एक एब्जॉर्बिंग सरफेस उतना जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। आई मेरी पसंद में? फिर है पीएच ऑफ द ड्रग। भाई ड्रग का पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, वापस से एक बार समझा देता हूँ। मान लो ये इंटेस्टाइन, ये है एक अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये कह लो लिपिड बाइलेयर, ठीक है। और यहाँ है अपना ल्यूमेन और इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, और यहाँ है अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो कोई भी ड्रग, जैसे कि एक ड्रग है वो पैसिव डिफ्यूजन करके जा रही है, ठीक है ना। पर एक्चुअली ऐसा कब होता है, जैसे कि मान लो, लेकिन जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। तो मान लो अगर ये ड्रग अनआयनाइज है, ठीक है ना, तभी वो जा सकती है। लेकिन अगर ड्रग आयनाइज्ड है, ठीक है ना, तो वो नहीं जा सकती, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो इस डिफ्यूजन से नहीं जा सकती। तो मैंने आपको बताया था अनआयनाइज का मतलब क्या होता है, अगर पीएच ऑफ ड्रग और मीडियम सेम है, ठीक है, तो ड्रग क्या हो जाएगी, अनआयनाइज, ठीक है ना। और ड्रग लेट्स से कि आप मान लो कोई एक ड्रग एसिडिक है, ठीक है ना, तो एसिडिक ड्रग अगर मान लो एसिडिक मीडियम में जाएगी, जैसे कि कह लो स्टमक के अंदर गई, तो स्टमक के अंदर गई तो अनआयनाइज हो जाएगी और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एसिडिक ड्रग स्टमक में से एब्जॉर्ब हो जाएगी। समझ में आ गया मेरी बात? अगर मान लो बेसिक ड्रग है, ठीक है, तो वो ड्यूडेनम में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि वहां पे बेसिक पीएच है। जैसे बेसिक पीएच आएगा बेसिक ड्रग अनआयनाइज हो जाएगी और वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। आयनाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें चलता है एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली एलिमिनेशन एक्सक्रीशन का कॉन्सेप्ट है, तो उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको। अनआयनाइजेशन समझ में आ गया ना, इस तरीके से। तो पीएच ऑफ द ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसिडिक ड्रग है, ठीक है, तो वो स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, और अगर एक बेसिक ड्रग है तो वो ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होगी। करेक्ट। नेक्स्ट,
प्रेजेंस ऑफ फूड, भाई आपने देखा होगा कि अपन कहते हैं भाई खाने के साथ दवाई लेनी चाहिए, कहते हैं खाने के आधा एक घंटे बाद दवाई ले लो ना। तो फूड जो होता है ना वो एक्चुअली क्या करता है समझा, एक तो फूड क्या करता है, ये एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, भाई ज़्यादा खाने के साथ खाओगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, करेक्ट, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो फूड क्या होता है एक्चुअली एक ड्रग को डाइल्यूट करता है, मेरी बात समझ में आ रही है, अगर फूड होगा तो ड्रग डाइल्यूट हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन रिटार्ड धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा, साथ में ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करता है। भाई फूड ऑफकोर्स ये बात तो पता है ना, अपन पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, पढ़ा ही था तुम लोगों ने, अगर मेरे चैनल से पढ़ा है तो तुम्हें बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे चीज़ें मिलेगी। जैसे जैसे तुम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तुम्हें लगेगा अब तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, जब पूरी दुनिया पढ़ना स्टार्ट करेगी ना, जब तुम्हें लगेगा हमें तो पढ़ के करना ही क्या, सारी चीज़ें तो हमें आती है ना। और इसी तरीके से मेडिकल करिकुलम बनाया गया है कि इस ईयर में इतना आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत आगे का कुछ सिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक सिखा रहा हूँ, इतना रिक्वायर्ड है। और मेरे पे भरोसा करो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपने काम की, ठीक है, मुझे पता है मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, मेरी वजह से तुम्हें कभी ऐसा नहीं होगा कल को जाके ये 1 साल बाद या 2 साल बाद कि इस गधे ने सब गलत पढ़ा दिया, ये बहुत ही वाहियात और बहुत ही बकवास पढ़ा है जिसके कारण आज परेशानी आ रही है, ऐसा होएगा ही नहीं। तुम उल्टा 10 बार मुझे याद करोगे कि अच्छा उस इंसान ने ये सब बताया था, इस तरीके से बताया था, वो तरीका, वो कॉन्सेप्ट, वो स्टाइल, वो ओरिएंटेशन आज भी काम आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वही बताया कि मैं कोई ऐसा नहीं कि तुम पढ़ोगे देखोगे तो मेरा घर चलेगा, इससे ऐसा नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ इन द सेंस इंटर्न, अभी इंटर्नशिप ज्वाइन किए, तो मेरा तो काम है पढ़ाना, लाइक काम इन द सेंस मेरा काम है डॉक्टरी करना, है ना, ये तो मैं पैशन और शौक के लिए पढ़ाता हूँ। तो तुम देखो कि ना देखो इससे मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भी लाइक कहते हैं ना कुछ भी बकवास कर दूंगा और तुम लोग अरे वाह वाह, ऐसा कुछ नहीं। मुझे मालूम है तुम्हारे को कल क्या काम आएगा, एग्जाम में क्या काम आएगा, टीचर के सामने क्या काम आएगा, क्लिनिकल सिनेरियो में क्या काम आएगा, हॉस्पिटल में क्या काम आएगा, और तुम्हारे मन को शांति कैसे मिलेगी, उस लेवल तक मुझे चीज़ें ले जानी है, करेक्ट। तो फूड जो होता है वो डाइल्यूट कर देता है ड्रग को, ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम कर देता है, ठीक है। और बहुत बार तो क्या होता है जो फूड है ना वो एक्चुअली फूड के साथ जो अपन ड्रग देते हैं वो कभी कभी कॉम्प्लेक्स बना लेती है और वो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। जैसे कि मान लो टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है ना, ये एक क्लास ऑफ ड्रग है। टेट्रासाइक्लिन अगर अपन दूध के साथ दे रहे तो दूध में क्या होता है एक्चुअली कैल्शियम, ठीक है ना, तो दूध के साथ दोगे तो ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो बेसिकली ज़्यादातर ड्रग अगर अपन दे रहे, ठीक है, अगर अपन चाहते हैं कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो तो उसको भूखे पेट लिया जाता है। भाई खाने के साथ थोड़ी सी ड्रग स्लो हो जाती है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है अपन कहते हैं कि आपने देखा होगा अपन कहते हैं कि यार खाने के बाद लेना, अपन चाहते हैं ये कि खाने के 1 घंटे बाद लेना कि उतनी ही रेट पे एब्जॉर्ब हो। अपन खुद भी नहीं चाहते कि बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाए, और अपने लिए बहुत सारे तरीके, कौन बंदा ओरल रूट से दे रहा है, अगर अपन चाह रहे हैं कि ड्रग बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो तो इसी तरीके से ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया गया है। लेट्स से कि सबलिंगुअल रूट से ड्रग दे दो, ठीक है ना, तो सबलिंगुअल रूट से ड्रग दे तो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल फटाफट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। तो इसी तरीके से चीज़ें डिजाइन की गई है ना। तो फूड के साथ एक्चुअली जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा स्लो होता है, ये बात ध्यान रखना। 7 रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये तो मैंने अभी आपको बताई कि भाई कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ड्रग एब्जॉर्ब किस तरीके से होगी। भाई मान लो आप कोई ड्रग दे रहे हो, जैसे पेनिसिलिन जी दे दिया, है ना, इंसुलिन दे दिया, तो इंसुलिन एक्चुअली एक अपने आप में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो जैसे वो जीआई ट्रैक्ट से पास होगा तो पेप्टाइडेज उसको डिग्रेड कर देंगे, इसलिए अपन इंसुलिन सबक्यूटेनियसली देते हैं जिससे डायरेक्टली पहुंच जाए। और बहुत सी ड्रग ऐसी है जिनको अपन को मान लो ओरल रूट से देना है, ठीक है, ओरल रूट बहुत चीपर है, बहुत सही तरीका है, बहुत इजीली एक पेशेंट को दिया जाता है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना इफेक्टिव है काम को लेकर के, इजीली अपन दे पाते हैं, बहुत सही चीज़ है ओरल, है ना, कंप्लायंस उसका अच्छा है। तो अगर मान लो आपको ड्रग देनी है ओरल रूट से और अपन चाह रहे हैं कि डिग्रेड भी ना हो, तो अपन ड्रग के ऊपर कोटिंग करते हैं, इस कोटिंग को अपन कहते हैं एंट्रिक कोटेड। तो आपने देखा होगा, मैं एंट्रिक कोटेड ड्रग्स आपको लाके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, आपको बहुत मजा आने वाला है। हालांकि एंट्रिक कोटेड ड्रग और सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन क्या होता है ये अपन देखेंगे एक टॉपिक के अंदर, बट आपको समझना है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो आपने कोई ड्रग आईवी दी, ठीक है ना, इमरजेंसी के अंदर अपन आईवी लाइन से भी ड्रग देते हैं, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपन चाहते हैं कि वो ड्रग पहुंच जाए, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई कोई भी ड्रग दे रहे हो तो वो एब्जॉर्ब मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिज्म, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कितना जा रही है। क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मान लो आपने कोई ड्रग दी, ठीक है, वो लिपिड बाइलेयर में आया, फिर उसको जाना यहाँ था, पर होता क्या है, एक है यहाँ पे पंप जिसका नाम है पीजीपी, ठीक है ना, पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप, ये क्या करता है ड्रग को एक्सक्रीट कर देता है, इससे अपन कहते हैं ड्रग इफ्लक्स, ठीक है। तो जनरली जो पीजीपी पंप है इसका सबस्ट्रेट है जनरली डिजॉक्सिन, ठीक है ना। तो
जो कुछ ड्रग हो गई जैसे डिजॉक्सिन, ठीक है, तो इसमें अपन को ये तक देखना पड़ता है कि ये कितना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगी, इसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन होता है। भाई आपने ड्रग दी, ठीक है, आपने सोचा बढ़िया एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बाकी ड्रग्स की तरह, बट आपने देखा ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ज़्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये पीजीपी पंप के कारण, ये कह लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाना पड़ा इस ड्रग को, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अपन फिर इसके ये क्या कहते हैं इंड्यूसर या इनिबिटर देते हैं, ठीक है ना। ग्रेट। नेक्स्ट, अदर कॉन्करेंट ड्रग। भाई मान लो आपने किसी ड्रग के साथ कोई ड्रग दी, ठीक है, आपने बेसिकली देखा होगा आप एएनसी विजिट्स में, देखो मैं आप एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, मैं आपको फार्मा पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये बात, ठीक है ना। अदर कॉन्करेंट ड्रग, जैसे कि मान लो आपने मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जैसे खाने के साथ आपने टेट्रासाइक्लिन दी या दूध के साथ आपने दी, तो कैल्शियम के साथ एक इनसॉल्युबल या इनएब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो पेशेंट को हमेशा सिखाया जाता है कि भाई अगर कोई टेट्रासाइक्लिन क्लास ऑफ ड्रग आप दे रहे हो उसको, ठीक है, उसके एग्जांपल क्या है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। मान लो आप किसी पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन रिकमेंड कर रहे हो, तो उसको ये तक बोलो कि भाई दूध के साथ मत लेना, दूध 1-2 घंटे तक मत पीना, पहले भी नहीं बाद में भी नहीं, है ना। दवाई से 1-2 घंटे पहले दूध मत पीना, दवाई लेने के बाद 1-2 घंटे तक मत पीना, जिससे कॉम्प्लेक्स ना बने और ड्रग एब्जॉर्ब हो और काम करे, है ना। ऐसे ही मान लो कोई ड्रग है, जैसे मान लो आप आयरन की गोलियां दे रहे हो, ठीक है ना, साथ में आपने वही दूध ले लिया, ये कैल्शियम की गोली दे दी, ठीक है ना, तो ये भी नहीं दिया जाता, ठीक है, क्योंकि आयरन और कैल्शियम भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम होता है, ठीक है। ये कह लो टेट्रासाइक्लिन दे रहे हो, ठीक है ना, तो ये सारी ड्रग्स नहीं देनी होती। तो साथ में कौन सी ड्रग दे रहे हो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है एक एब्जॉर्प्शन पे। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, करेक्ट। फिर आई गट फ्लोरा, ठीक है, गट फ्लोरा। अब देखो गट फ्लोरा का भी बहुत फर्क पड़ता है। मान लो आप ओसीपी पिल्स लेते हो, ठीक है ना, ओसीपी पिल लिया, ठीक है, और उसके साथ साथ ओसीपी पिल लिया, तो एक्चुअली ओसीपी पिल का बहुत इफेक्ट है गट फ्लोरा से कि भाई जीआई ट्रैक्ट में कौन से बैक्टीरियाज है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। तो मान लो आपने इसके साथ कोई एंटीबायोटिक ले ली, ठीक है ना, एंटीबायोटिक ली तो ये गट फ्लोरा खराब किया, ओसीपी वर्क ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो आप लोगों ने लाइक कोई कपल है, ठीक है, उसने फीमेल पार्टनर ने ओसीपी पिल ली, ठीक है ना, और आपने सोचा कि रोमांस करते, ठीक है, रोमांस किया और आपने पाया कि ओसीपी लेने के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, तो फिर वो बाकी की जो चीज़ है वो आपको करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। पर मान लो प्रेग्नेंट हो गए तो गलत हो गया ना आपके साथ कि लाइक आपने सोचा था रोमांस ही तो करना है, प्रेगनेंसी तो आपने प्लान भी नहीं करी थी, है ना। वो इसीलिए हुआ क्योंकि ओसीपी काम नहीं करी। ओसीपी काम क्यों नहीं करी? क्योंकि हो सकता है वो फीमेल कोई एंटीबायोटिक ले रही हो जिसके कारण वो गट फ्लोरा खराब हो रहा हो और ओसीपी पिल वर्क ही नहीं करी, ठीक है। एक्चुअली इसका रोल है एंटरहेपेटिक साइक्लिंग में, ये मैं आपको बता दूंगा क्योंकि एक्चुअली अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग देख रहे, डिस्क्रीट टॉपिक नहीं देख रहे। समझ में आई मेरी बात? ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को लेकर के। ये आयरन कैल्शियम, एक्चुअली आप एएनसी विजिट्स होती है ना, जैसे कि मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको विजिट्स पे बुलाया जाता है ना चेकअप करने के लिए कि क्या है उसके अंदर। तो बेसिकली अपने इंडियन सिनेरियो में आयरन फोलेट की गोली देते ही है, आयरन फोलेट की टैबलेट्स देती है, ठीक है ना। तो उसको हमेशा कहा जाता है कि इसको दूध के साथ नहीं लेना, ये दूध आगे पीछे मत पीना वरना आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा और प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, समझ में? तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे अभी मेरी इंटर्नशिप जस्ट स्टार्ट हुई है, मैंने आपको बताया ना मैं 19 बैच में हूँ, तो इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है, तो अभी मेरी पोस्टिंग लगी पीएचसी के लेवल पे, ठीक है ना। भाई मैं आपको बता रहा हूँ पीएचसी का दूसरा नाम ही फार्माकोलॉजी रख दो। क्यों? देखो अगर आप लोगों को पता ना तो इंडियन लाइक मेडिकल सिस्टम जो इंडियन के अंदर है, हेल्थ केयर सिस्टम कैसे वर्क करता है, एक होता है पीएचसी, एक होता है सीएचसी। पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और स्टेट हॉस्पिटल। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टेट हॉस्पिटल आगे जहाँ पे मेडिकल कॉलेज अटैच्ड है, जैसे एसएमएस हो गया, राजस्थान की बात करें तो बीकानेर के अंदर हो गया, जोधपुर में हो गया, उदयपुर में हो गया, ठीक है ना, आरएनटी हो गया। तो होता क्या है पीएचसी पे बहुत बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है कि भाई ये दिक्कत है ये दवाई दे दो, ये दिक्कत है ये दवाई दे दो। तो वो तो कोई भी फार्मा की नॉलेज से भी कर लेगा। जैसे स्टेट हॉस्पिटल है वहाँ पे एक्चुअली बहुत मैनेजमेंट चलता है, तो उसमें आपको मेडिसिन की नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो मैं आपको ना ऑलमोस्ट इतनी चीज़ें सिखाऊंगा ना जो मैं वहाँ सीख रहा हूँ। अभी मैं पीएचसी पे हूँ तो मेरे को इतना पता चलता है कि फार्मा की रेलेवेंस इतनी ज़्यादा है ना, इतना इंपॉर्टेंट है फार्मा, इतना सिग्निफिकेंट है कि अगर आपको ये सब्जेक्ट आ गया ना पीएचसी पे आप ऑलमोस्ट सबको कर दोगे। और 80% जो पेशेंट होते हैं ना वो पीएचसी से ठीक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो मैं आपको जो जो वहाँ से सीखा ना सब कुछ सिखाऊंगा, प्रिस्क्रिप्शन सिखाऊंगा लिखते कैसे है। फिर आपको क्या होगा, जो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन सिखाऊँ वो कभी किसी अपने रिलेटिव या कहीं पोस्टिंग लगे तो आप वहाँ जाके देखना कि हाँ यार सर ने भी सिखाया था, बॉस ने भी सिखाया था, है ना। तो आपको लगेगा वाह अब जाके चीज़ें पकड़ में आ रही है। मेरे को मालूम है मुझे आपको किस नज़रिए से लेना है, तो इसकी मेरी पूरी जिम्मेदारी होती है किस कॉम्पिटेंट पे आपको पहुँचाना है। और ये आना बहुत ज़रूरी है, समझो, तभी तुम्हें लाइफ में एक मज़ा आएगा, एक इम्पैक्ट मारोगे, है ना।
यार देखो पढ़ना तो है ही भाई, 1 घंटा तुम कुछ और भी तो पढ़ोगे, किताब भी तो पढ़ोगे, तो 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा ना तो वो 4 घंटे के बराबर होगा। पढ़ाई तुमने 1 घंटे की दी, एक इंटरेस्ट आएगा, उल्टा एक मेरे से पढ़ने का तो 1 घंटे की जगह तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ोगे। तो वो वाली बात है कि टीचर में वो बात होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, करेक्ट। तो मैं आपको बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन सिखाऊंगा, सब कुछ ला के दिखाऊंगा, दवाइयाँ लेके आऊंगा, वहाँ गवर्नमेंट सेटिंग से जो एक्सपायर दवाई है वो ले आऊंगा, जो आपको समझ में आएगा कि देखो ऐसे ऐसे दवाइयाँ ऐसे ऐसे दे रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ये सिम्टम्स है। तो ठीक है, हाँ मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे, ठीक है ना। मज़ा आने वाला है यार इस पूरी फार्मा की जर्नी में, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।